और आज का जो लेक्चर है, आज हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल लाइन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे सामने देखने को मिलता है वो क्या है कि इक्वेटोरियल लाइन आखिर है क्या चीज, इक्वेटोरियल लाइन आपकी होती क्या है। अब इक्वेटोरियल लाइन जो है ये लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल के, और साथ में पास हो रही होती है कहां से, सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंपल सी बात है। जब हमने बात की थी किसकी, आपकी एक्सियल लाइन की, तो एक्सियल लाइन क्या थी, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सियल लाइन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी एक्सियल लाइन के ऊपर। तो उसमें हमने देखा था कोई भी जो लाइन आपकी पास करती है कहां से, सेंटर ऑफ द चार्जेस एंड द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नोन एज एक्सियल लाइन। आज हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें हम इक्वेटोरियल पॉइंट है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, पहले हम देखेंगे इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है। तो ये आपका डाइपोल है, यहाँ पे मान लीजिए नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये डाइपोल का आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या है, सेंटर है। ये क्या है इसका सेंटर। कोई भी लाइन जो क्या करे पास, पहली बात जो कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। साथ में पास करनी चाहिए कहां से, सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मीन्स यहां से ये लाइन ऐसे करके पास करनी चाहिए। ये जो लाइन मैंने ऐसे करके बनाई, इस लाइन को बोलेंगे हम इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ओके। अब देखिए हमने क्या कर लेना है, कंसीडर कर लो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे कल किया था। ए बी आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पी एक पॉइंट है जहां पे हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। क्लियर है बात। अब देखो आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इसके ऊपर दो चार्जेस होते हैं, एक होता है नेगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज के कारण भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है और नेगेटिव चार्ज के कारण भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है। जो पॉजिटिव चार्ज के कारण मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी, उसका नाम रख दिया हमने क्या, E1। और जो आपके नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी, उसका नाम रख दिया मैंने क्या, E2। ओके, तो चलिए डायग्राम देखते हैं इसकी। ये देखिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके लिए बना के रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये, देख पा रहे होगे, आपको व्हाइट कलर का दिख रहा होगा। यहाँ पे एक चार्ज है और दूसरा चार्ज आपका यहाँ पे है। यहाँ पे जो ए पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव, और बी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है आपका, पॉजिटिव। दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2L होता है। मैंने अभी जस्ट आपको बता के आया, वो क्या बताया, कोई भी लाइन जो पास करती है कहां से, सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और परपेंडिकुलर होती है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की, क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। मींस ओपी, आपकी जी जो मैंने ओपी बनाया हुआ है ये क्या है आपका, इक्वेटोरियल लाइन है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, मान लीजिए पूरी इतनी लंबी सी ऐसे करके एक लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है। इस लाइन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। किस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर। ओ से लेके पी तक डिस्टेंस मान लीजिए कितना डिस्टेंस आपका आर है, जहाँ पे देखो लिखा हुआ ओपी इक्वल्स टू कितना है आपका आर, जैसे हमने कल किया था। यहाँ पे देख लीजिए, एक बार वापस लेके चलता हूँ मैं आपको। ये देखिए कल जब हमने एक्सियल लाइन वाला किया था, क्या आपको स्क्रीन दिख रही है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, एक बार मुझे बता दो कंफर्म करके। यस सर, फाइन। यस सर। तो देखिए मैं क्या बता रहा था, आपको एक्सियल लाइन की तरफ लेके चल रहा था। ये देखिए कल भी ऐसे ही किया था हमने, एक एक्सियल लाइन थी ऐसे करके, इस पॉइंट के ऊपर आप क्या फाइंड कर रहे थे, पी पॉइंट के ऊपर आपने क्या फाइंड की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी। सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल से लेके पी पॉइंट तक डिस्टेंस कितना लिया था हमने, आर लिया था। सेम आज कर रहे हैं हम, कैसे किया, ये देखिए आज हम इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर जाएंगे, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये सेंटर है, और सेंटर से लेके सी पॉइंट तक हमने क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और यहां से फिर से आज हमने कितना डिस्टेंस ले लिया है, आर डिस्टेंस ले लिया है। फर्दर डेरिवेशन करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जो आपने 11th में पढ़नी थी। क्या पढ़ना था आपने 11th में, देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी होगा, जो मेरे से पढ़े उनको तो मैंने बताया ही हुआ है, बाकी स्टूडेंट्स ने भी पढ़ा होगा। लेकिन अगर कोई भूल गया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनके लिए मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे देखिए ये एक वेक्टर है मान लीजिए, है ना, कोई भी एक वेक्टर है, इसका नाम है ए। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या बताने वाला हूँ आपको, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जहाँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, अगर सही मायने में बात करूँ तो
ये जो आपका ए वेक्टर है ना, इसको मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? एक जो वेक्टर बनेगा वो मेरा बनेगा ऐसे, दूसरा जो मेरा वेक्टर बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए इस तरह से। ए वेक्टर को मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या मींस, यहाँ पे ये दो वेक्टर जो बनाए ना मैंने, इन दोनों के बीच में एंगल कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। कितनी एंगल होनी चाहिए? 90 डिग्री। ये 11th में हमने प्रूफ भी किया हुआ है। और मैंने एक तरीका बताया था याद रखने का, क्या बताया था? यहाँ पे मान लीजिए एंगल थीटा है, तो इस वेक्टर का नाम बताओ और इस वेक्टर का नाम बताओ। देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। इस वेक्टर का नाम क्या होगा और इस वेक्टर का नाम क्या होगा। तो मैं तब तक एक और एग्जांपल आपके लिए डिजाइन करता हूँ। ये मान लीजिए आपका बी वेक्टर है। हाँ बोलो निंदिया, आप कुछ बोल रहे हो? इसको मैं दो तो कंपोनेंट जिसके में, साथ थीटा उसका नाम कॉस थीटा होगा, और जिसके साथ थीटा नहीं है उसका नाम साइन थीटा होगा। हाँ तो देखिए मैं यहाँ पे देखो इसको फिर से रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो निंदिया ने हमें क्या बताया, ये जो कंपोनेंट है इसका नाम क्या हो जाएगा? मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है? जिसके साथ एंगल लगी होगी। वैसे तो हमने इसको प्रूफ भी किया था, तो याद कैसे रख सकते हो? जिसके साथ एंगल लगी होगी उसका नाम, उसके साथ लगा देते हैं हम कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं लगी होती उसका, उसके साथ हम क्या लगा देते हैं? साइन थीटा। जैसे इस कंपोनेंट का नाम भी ए होगा, इस कंपोनेंट का नाम भी ए होगा, पर इस कंपोनेंट के साथ एंगल लगी हुई है तो इसके साथ इसका नाम क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। और इसके साथ एंगल नहीं लगी हुई है तो इसका नाम हो जाएगा ए साइन थीटा। सिमिलरली एग्जांपल के तौर पे इसको एग्जांपल मान के चलता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एंगल कितनी है? थीटा, और इस वेक्टर का नाम है, इस वेक्टर का नाम रख दो ई। इस वेक्टर का नाम क्या है? ई। अब देखो इसको मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, किस वेक्टर को? इस वेक्टर को। तो इसका नाम भी ई होगा, इसका नाम भी ई होगा, पर इसके साथ एंगल नहीं लगी हुई तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। और दूसरे के साथ एंगल लगी हुई है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा। 11th में आप लोगों ने इसको प्रूफ भी किया था कैसे होता है कैसे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार रिवाइज करवा दिया क्योंकि इस चीज को आज हमने यूज करना है यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं आज की डेरिवेशन की तरफ। ये सारी बातें आपको मैंने समझा चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, एक्सियल लाइन क्या, सॉरी इक्वेटोरियल लाइन क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर हमें क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इस चार्ज के कारण भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है किस चार्ज के कारण? पहले मान लेते हैं हम पॉजिटिव चार्ज के कारण। किस चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हो? पॉजिटिव चार्ज के कारण, जहां आप इस चार्ज के कारण भी फाइंड कर सकते हो। अब ध्यान देना, देखिए यहां से लेके यहां तक कुछ डिस्टेंस है, सेम यहां ए से लेके पी तक भी कुछ डिस्टेंस है। बात समझ आ रही है? एक डिस्टेंस आपका कौन सा हो गया? बी से लेके पी तक, दूसरा कौन सा हो गया? ए से लेके पी तक। अब देखिए यहाँ पे होने क्या वाला है, आपको इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ना। तो जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो वहां पे क्या रख देते हैं हम? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो बी है ना, जिसको हमने बी नाम दिया, वहां पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और टेस्ट चार्ज भी कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इस केस में क्या होगी? रिपल्शन होगी। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे ये देखिए मैं आपके लिए अब डायग्राम बनाऊंगा इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा किसको? यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बैठा है, किस तरफ? जिस तरफ मैंने ये एरो बनाया। मैंने क्या बोला? देखो यहाँ पे आपका टेस्ट चार्ज बैठा है जो कि बहुत मासलेस मानते हैं जिसको हम, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज बैठा है, ये किसका है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल का चार्ज क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। किस चार्ज को? इस चार्ज को। किस तरफ? इस तरफ। जैसे ही इस तरफ रिपेल करेगा तो चार्ज किस तरफ भागेगा? बताओ मुझे। जिस तरह मैंने एरो बनाया था, मीन किस तरफ आपका इलेक्ट्रिक चार्ज भागेगा? इस तरफ। डायरेक्शन ये रहेगी। इस डायग्राम को आपने अच्छे से बनाना है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इस डायग्राम का, वो ये वाला है, यहाँ पे मैं जो बनाने वाला हूँ। इस चीज को आपने बड़ा बड़ा बनाना है। मैं देखता हूँ जब मैं पढ़ा देता हूँ, आपकी जो क्या बोलते हैं इनको, सीनियर्स जो हैं, वो ऐसे करके इतनू सी डायग्राम बनाते हैं ऊपर, इतनू सी। ये नहीं, गलत है। ये वाली चीज आपको अच्छे से बनानी है, यही इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी डेरिवेशन के लिए, ठीक है। तो पहली बात ये समझ आ गई। और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, हमने उसको क्या नाम दिया हुआ है? E1। तो E1 ये मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये डायरेक्शन इस तरफ है, इसका नाम मैंने क्या दे दिया? E1 दे दिया। क्लियर हुई होगी बात? ओके। सिमिलरली अब नेगेटिव चार्ज को देखो। चलिए नेगेटिव चार्ज से पहले मैं क्या करूंगा, इस E1 को रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट्स में।
चलिए मैं पहले यहाँ पे देखो, इसकी बात कर लेते हैं, इस नेगेटिव चार्ज की भी। नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे जो चार्ज बैठा हुआ है, यहाँ पे जो चार्ज बैठा हुआ है ये कौन सा है, पॉजिटिव। इस केस में क्या होगी, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। चार्ज किस तरफ आएगा आपका, टेस्ट चार्ज इस तरफ आएगा, जिस तरह मैंने ये एरो बनाया। क्लियर हुई होगी बात ये तुम लोगों को, फाइन। तो इसका नाम क्या है, नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है, मान लीजिए वो कौन सी है, E2। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ध्यान देना, ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये जो लाइन है, इसके बीच में एंगल मान लीजिए कितनी है आपकी, थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी एंगल आपकी कितनी है, थीटा। एंगल कितनी है आपकी, थीटा। क्लियर हुई होगी बात, ओके। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एंगल शिफ्ट करनी है। वो कैसे करनी है, जिन्होंने 11th में अच्छे से सारी चीजें पढ़ी उनको बहुत इजी होगा, क्योंकि ये बहुत बार मैंने करवाया हुआ है। अब देखिए ध्यान से सुनना आप भी, देखिए यहाँ पे कौन सा कलर लें, ब्लू कलर लेते हैं। देखिए मैंने पहले करना है, E1 को रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट्स में। कैसे, अभी जस्ट सिखा के आया, ए कंपोनेंट होगा आपका कैसा, इस तरफ। और मैंने जब बताया था, जब इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो जो जिसको रिजॉल्व करे उसको सेंटर में रखना होता है। तो दूसरा कंपोनेंट किस तरफ आएगा, 90 डिग्री इस तरफ आएगा। दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, क्लियर है बात इतनी सी। अब देखिए हम क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि थीटा यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, कहाँ पे थीटा बनेगा। तो देखिए अब ध्यान से देखो, इस लाइन को ऐसे करके और इस लाइन को, दिख रही है दो लाइन, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, और ये लाइन इसको ऐसे करके काट रही है, इस तरह से काट रही है ना। मैंने क्या बोला, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन ऐसे करके इसको काट रही है। तो मुझे बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगी ना। क्या ये बात क्लियर है सभी को, मैंने क्या बताया, ऐसे करके दो लाइन पैरेलल हो, एक लाइन उसको ऐसे करके ट्रांसवर्स काट रही हो, तो ये एंगल अगर थीटा होगी तो ये एंगल भी क्या होगी, थीटा होगी। यहाँ पे यही बात बताई, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, एक लाइन ऐसे ट्रांसवर्स इसको काट रही है, तो ये एंगल अगर थीटा होगी तो ये एंगल भी यहाँ पे क्या होगी, थीटा होगी। तो ध्यान से देखो, तो मीन्स जिसको डाउट है पूछ सकता है। तो ये एंगल कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे, थीटा हो जाएगी। मैंने किसको रिजॉल्व किया, E1 को, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके साथ एंगल नहीं लगी है जिसका नाम क्या हो जाएगा, E साइन थीटा। और जिसके साथ एंगल लगी है उसका क्या नाम हो जाएगा, E1 कॉस थीटा। क्या ये बात सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, एनीबॉडी हैव एनी डाउट। सिमिलरली मुझे क्या करना है, E2 को रिजॉल्व करना है। भी सुनाई दे भी रहा, कोई बोल ही नहीं रहा, चल रहा है ना सब। एक बार मुझे बता दो भी, आवाज वगैरह सब क्लियर है, जब मुझे ही नहीं आ रही एक बार मैसेज करके बता दो मुझे। ओके मैसेज आया, देखते हैं, यस सर, ओके नो डाउट सर, ओके। नेक्स्ट करते हैं E2 को हम रिजॉल्व। E2 को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। मैं एक बार रेड कलर से कर रहा हूँ। आज आया ईशान, आया ईशान को रेड कलर दिखता नहीं है ना, लीव को जस्ट, ओके। मैं रेड कलर से यहाँ पे इसको E2 को रिजॉल्व करूंगा, ताकि आपको पता चले कि मैंने किसको रिजॉल्व किया, E2 को। तो यहाँ पे जो E2 है ना, इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिजॉल्व करता हूँ दो कंपोनेंट। देखिए एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, दूसरा कंपोनेंट आएगा मेरा, एक सेकेंड, हाँ, दूसरा कंपोनेंट आएगा मेरा इस तरफ। कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा जिन्होंने नहीं अच्छे से पढ़ा, वो पूछेंगे सर हम इस तरफ भी तो रिजॉल्व कर सकते थे। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, आप कंपोनेंट को इस तरह से रिजॉल्व करेंगे कि ये वाला कंपोनेंट जिसको रिजॉल्व कर रहे हो वो क्या रहना चाहिए, दोनों के बीच में रहना चाहिए। तो देखो इसको दोनों को बीच में रखा हुआ है। अब बात आएगी कि एंगल किसके साथ आएगी, एंगल किसके साथ बनेगी। फिर से वही कहानी चलेगी, कैसे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, और ये लाइन ऐसे करके इसको काट रही है, ये लाइन इसको क्या कर रही है, इस तरह से काट रही है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कैसे हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। अब मैं, जिसको अगर डाउट है कि ये कैसे लिख दिया मैंने, मुझे एक बार पूछ लेना, मैं अलग से इसको बता दूंगा कि ये एंगल थीटा कैसे आई है, अगर किसी को नहीं पता चलता है तो इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे एंगल कितनी है आपकी, थीटा है।
तो जिसके साथ एंगल उसका नाम क्या, कॉस। तो किसको रिजॉल्व किया हमने, E2 को, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। और जिसके साथ एंगल नहीं है उसका नाम क्या हो जाएगा, साइन। तो मीन्स इसका नाम क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? ये डायग्राम मैंने कैसे बना दी, यही डायग्राम से हमने डेरिवेशन करनी है पूरी की पूरी। कितना टाइम बचा हुआ है? एक्चुअली इस लेक्चर को, इस वीडियो को, टॉपिक को समझाने में टाइम लग जाता है। किसी को कोई डाउट है? तब तक हम चलते हैं आगे की तरफ, डेरिवेशन की तरफ। अगर कोई डाउट होगी किसी को तो पूछना। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर, P, एट पॉइंट P, किसके कारण, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कारण, ड्यू टू प्लस Q चार्ज। कितनी थी, E1, कितनी थी, E1। देखिए जो रेड वाली एंगल थीटा बनाई है ना, अगर किसी को नहीं पता चला होगा ना मुझे पूछ लेना, मैं अलग से भी बता दूंगा। इसका एक्चुअली एंगल शिफ्ट होती है, ये एंगल यहाँ पे कैसे आती है वो भी बता दूंगा मैं। देखिए E1 कितना हो जाएगा आपका, फार्मूला हमें पता है क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इस केस में डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस का क्या है, बी से लेके पी तक डिस्टेंस, क्या है, बी से लेके पी तक डिस्टेंस। तो बी का पी का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीपी का स्क्वायर। क्लियर है बात? ओके। अब क्वेश्चन आता है कि सर बीपी का स्क्वायर की वैल्यू, बीपी की तो वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, तो बीपी की वैल्यू पता नहीं है तो आप फाइंड तो कर सकते हो। कैसे, आप चले जाओ ट्राइंगल कौन सी, बीओपी, कौन सी ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल, बीओपी ट्राइंगल में चले जाओ। राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो राइट एंगल ट्राइंगल के केस में हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी, बी पी ओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, बीपी स्क्वायर इक्वल्स टू बीओ स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, है ना। तो देखिए मैंने क्या बोला, बीपी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था आपका, ओबी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। दिस इंप्लाई मुझे बीपी स्क्वायर तो चाहिए था, बीपी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ओबी की वैल्यू भी मुझे पता है और ओपी की वैल्यू भी पता है। आप पूछोगे सर कैसे, देखिए ओबी की वैल्यू ए से लेके बी तक आपको वैल्यू पता है कितनी है, 2L है। तो ये सेंटर पॉइंट है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। ओबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L। और ओ पी की वैल्यू भी आपको पता है कितनी ली थी हमने, R डिस्टेंस लिया था, तो ये कितना है R। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज मुझे पता है, वैल्यू को दोनों को डाल दूंगा यहाँ पे। ओबी की वैल्यू कितनी है आपकी, L, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर। और ओपी की वैल्यू कितनी है आपकी, R, तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर। मैं बीपी को भी अलग से लिख देता हूँ। बीपी देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, बीपी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, चलो इसको बाद में देख लेंगे। ये आ गई मेरे पास बीपी की, बीपी स्क्वायर की वैल्यू। तो देयरफॉर E1 की वैल्यू कितनी हो जानी है हमारी, क्या था, के क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर था। तो बीपी की, बीपी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पे। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली आप यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, कहाँ पे, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। कितनी आई आपकी, E2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी आपकी, E2, जो कि क्या है आपकी, के क्यू अपॉन, अब देखिए वहां पे डिस्टेंस क्या था, मैं दिखा देता हूँ डायग्राम में, ए पी का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर। फिर से वही काम करेंगे हम, कैसे, तो चले जाओ ट्राइंगल में, कौन सी ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी है वो, ए ओ पी। आपके पास मैं बता देता हूँ कैसे आएगा, एक बार मैं पहले एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो क्या हो जाएगा हमारे पास उस केस में AP स्क्वायर इक्वल्स टू OB OA स्क्वायर प्लस आपका किसके बराबर आ जाएगा OP स्क्वायर। देखिए कैसे, डायग्राम में दिखा देता हूं। देखिए कौन सी ट्राइंगल में, ये वाली ट्राइंगल में कौन सी ट्राइंगल है ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो आपके पास क्या हो जाएगा, PGT आपकी थ्योरम जब लगेगी तो क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर किसके बराबर AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OP की वैल्यू आपको पता है कितनी है, R है, और AO की वैल्यू कितनी है, फिर से L है, क्योंकि टोटल वैल्यू ये कितनी थी 12। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, A और B के बीच में डिस्टेंस कितना था, L 12 था। ये क्या है सेंटर, तो AO कितना हो जाएगा आपका, सिर्फ L हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना, 2L का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। अब देखिए तो यहाँ पे लिख लेना, ये कहाँ से है भाई, PGT, ठीक है, ओके। अब यहाँ से भी क्या लगाया, ये कहाँ से आया भाई, PGT, पाइथागोरस थ्योरम। दिस इंप्लाइज AP स्क्वायर आपने फाइंड करना था, और OA की वैल्यू कितनी है आपकी, L है, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर। OP की वैल्यू कितनी है आपकी, R है, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर। देयरफॉर E2 कितना हो जाएगा आपका, E2 विल बी इक्वल्स टू, बताओ मुझे कितना हो जाएगा, KQ अपॉन AP की वैल्यू पुट कर दो, AP स्क्वायर था ना, तो AP स्क्वायर इक्वल्स टू KQ अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, आप क्या देखोगे ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। देखिए इक्वेशन फर्स्ट देखो ध्यान से, क्या है, E1 इक्वल्स टू KQ अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और इक्वेशन सेकंड देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, KQ अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मीन्स इस कंडीशन में आपका E1 और E2 दोनों क्या आए हैं, सेम आए हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी है वो क्या बनी है आपकी, इक्वल बनी है इस केस में। क्लियर है बात, दोनों केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो ये इक्वेशन क्या है आपकी सेकंड। अब क्या करना है, आपने E1 को और E2 को रिजॉल्व किया था डायग्राम में, वही हमने यहाँ पे लिखना है। तो आप लिखोगे रिजॉल्विंग कौन सी इक्वेशन, किसको रिजॉल्व करोगे, E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर को आप क्या करोगे, रिजॉल्व करोगे इनटू किसमें, इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। उससे पहले आपने क्या किया था, लेट किया था एंगल्स, कुछ लेट की थी, वो क्या की थी, एंगल, ध्यान से देखना, एंगल कौन सी, PAB इक्वल्स टू एंगल, मैं बताता हूं कैसे लिखा मैंने ये, PBA इक्वल्स टू थीटा। देखिए क्या लिखा मैंने ये, यहाँ पे डायग्राम पे देखो, याद करो जब मैंने ये कंपोनेंट रिजॉल्व किए थे मैंने आपको क्या बोला था, आप मान लीजिए ये एंगल कौन सी, PAB, ये एंगल कितनी मानी थी आपने, थीटा। सिमिलरली आपने ये एंगल भी कितनी मानी थी, थीटा, कौन सी, PBA, कितनी एंगल मानी थी, थीटा मानी थी, वही वहां पे लिखा है। तो E1 और E2 को फिर हमने क्या किया था, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, है ना। तो जब इनको रिजॉल्व किया था तो हमें क्या क्या देखने को मिला था, हमें एक मिला था E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, सॉरी E1 sin थीटा मिला था एक, और दूसरा मिला था हमें E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। सिमिलरली तीसरा क्या मिला था हमें, बताओ मुझे, ये क्या बार बार लिख रहा हूं मैं, एक सेकंड, यहाँ पे करेक्शन है, एक E1 sin थीटा मिला था और एक E1 cos थीटा मिला था, है ना, E1 cos थीटा मिला था। C क्या है आपका, तीसरा क्या मिला था, E2 को रिजॉल्व करके आपको क्या मिला था, E2 sin थीटा, और तीसरी चौथी चीज क्या मिली थी आपको, E2 cos थीटा मिला था, cos थीटा मिला था। ये बात की है हमने, डायग्राम में ये सब कुछ समझा दिया मैंने आपको। अब इनकी डायरेक्शंस देख लो, ये कहाँ किस किस तरफ थी वो लिखेंगे हम। देखिए अब इनकी डायरेक्शंस लिख देते हैं, किस तरफ कौन सी चीज मूव कर रही थी। तो मान लीजिए
ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लीजिए नाम दे दीजिए एस। तो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। कौन से कलर से लिखें? व्हाइट कलर दिखेगा? नहीं दिखेगा, तो मैं करता हूँ इसको ग्रीन कलर से लिखता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट कौन सा एस है, और यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है आपका कौन सा, टी। ठीक है, अब डायरेक्शन लिखेंगे। देखिए ध्यान से देखना, E1 साइन थीटा की डायरेक्शन किस तरफ है? PT की तरफ। और E1 कॉस थीटा की और E2 कॉस थीटा की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, जो कि क्या है? PS की तरफ। डायरेक्शन लिख रहे हैं हम, क्योंकि वेक्टर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी होती है। और E2 साइन थीटा की डायरेक्शन किस तरफ है? P से लेके O की तरफ है। यही बातें हम साथ में वहां पे लिखेंगे। देखो क्या बोला मैंने, यहाँ पे लिख रहा हूँ वापिस से। देखिए मैंने बोला E1 साइन थीटा की डायरेक्शन किस तरफ थी? ऊपर की तरफ थी। याद करो डायग्राम किस तरफ थी, मैंने T नाम दिया था, यानी कि डायरेक्टेड टूवर्ड PT। E1 कॉस थीटा किस तरफ था? इस तरफ था। और E2 साइन थीटा भी किस तरफ था? दोनों एक ही डायरेक्शन थे। तो क्या बोल लूंगा मैं, E1 कॉस थीटा इज डायरेक्टेड टूवर्ड, बताओ मुझे किस तरफ था? P से लेके क्या नाम दिया था मैंने? S की तरफ था। सिमिलरली E2 कॉस थीटा भी किस तरफ था? डायरेक्टेड टूवर्ड PS की तरफ था। और E2 साइन थीटा नीचे की तरफ था, यानी कि डायरेक्टेड टूवर्ड किस तरफ था वो? P से लेके O की तरफ था। क्या ये बातें सारी क्लियर है सभी को? फ्रॉम अबव, बताओ मुझे क्लियर है सभी को? फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है ऊपर से? कि E1 cos थीटा, E1 sin थीटा and E2 sin थीटा are equal and opposite। हमारे पास टाइम कम बचा है। ओके, मैसेज आया किसी का, देख लेते हैं। यस सर क्लियर है, फाइन। अब देखो डायग्राम में चलते हैं एक बार। देखिए डायग्राम में क्या बना था, E1 साइन थीटा को ध्यान से देखो और E2 साइन थीटा को ध्यान से देखो, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट तो पता चल गया, और साथ में इनका जो ना वैल्यू जो है ये भी इक्वल है। ऑपोजिट भी है, साथ में इक्वल भी है। दो चीजें ऑपोजिट हो और इक्वल हो। जैसे इस पेन को मैं इस तरफ भी खींच रहा हूँ, इस तरफ भी खींच रहा हूँ, इक्वल फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये पेन का मोशन नहीं होगा। तो मीन्स मैं बोल रहा हूँ जो नेट फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है? जीरो लग रही है। सेम यहाँ पे वही कहानी है। E1 साइन थीटा ऊपर की तरफ है, E2 साइन थीटा आपका क्या है? नीचे की तरफ है। और दोनों अगर वैल्यू इक्वल होंगी तो नेट इफेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। अब आप पूछोगे सर ये इक्वल कैसे हैं? इक्वल कैसे हैं ये भी बता देते हैं। देखिए कैसे, ऑपोजिट तो पता चल गया ना डायग्राम से। इक्वल देखो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बताया था ना मैंने। E1 और E2 तो इक्वल थे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको डायग्राम से पता चल गया दोनों की डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट है। तो यहाँ पे E1 और E2 इक्वल है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, और यहाँ पे भी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा, और इधर भी क्या है? साइन थीटा। तो मींस ये तो अंडरस्टूड हो गया, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा आपके क्या है? इक्वल है, और डायरेक्शन भी इनकी दोनों की क्या है? ऑपोजिट है। यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से ये क्या है? इक्वल, आर इक्वल। So from above, it is clear that E1 sin theta and E2 sin theta are equal and opposite, so they cancel out each other. So they cancel out each other. एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ओके, तो चलते हैं, हमारे पास बचेगा क्या? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं ज्यादा, मैं सिर्फ बोलता चलूंगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E कितनी हो जाएगी आपकी? E इक्वल्स टू, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बची? डायग्राम में दिखाता हूँ एक बार, हमारे पास सिर्फ 7 मिनट बचे हुए हैं। ओके, तो इस तरफ है E1 साइन थीटा भी इसी तरफ है और E2 साइन थीटा भी इसी तरफ है। और वेक्टर्स में मैंने आपको पढ़ाया था
दो वेक्टर्स अगर एक ही डायरेक्शन में हो गए तो उन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मींस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दो वेक्टर्स की वजह से है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा कर दूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। E1 cos थीटा प्लस E2 sin थीटा। और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमें पता है E1 और E2 इक्वल है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ E1 cos थीटा प्लस E1, सॉरी यहाँ पे cos नहीं आना था, यहाँ sin आना था, इसको करेक्ट कर लो, है ना। दोनों के ऐड किसको कर रहे हैं, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा को। तो मैंने बोला E1 और E2 इक्वल है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो मैं E2 की जगह क्या ले सकता हूँ, E1 लिख सकता हूँ, और यहाँ क्या आ जाएगा cos थीटा। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, E इक्वल्स टू 2E1 cos थीटा बच जाएगा। अब cos थीटा की हमें वैल्यू ढूंढनी है, E1 की वैल्यू तो पता ही है। आप क्या कहाँ चल जाओ, इन ट्राइएंगल, क्या है नाम उसका, BOP ट्राइंगल में चले जाओगे तो cos थीटा देखो क्या होता है हमारे पास। चलिए डायग्राम में देखते हैं अभी, ये आ गई हमारी डायग्राम। देखिए कौन सी ट्राइंगल में गए हम, इस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाली, जिसका नाम क्या है BOP ट्राइंगल में देखो cos थीटा पूछ रहा हूँ कितना होगा, तो cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड कौन सी आपकी, ये वाली, तो क्या हो जाएगा आपका cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा आपका OB अपॉन BP। OB की वैल्यू कितनी है, L है। BP की वैल्यू हमें पता है कितनी है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, हमने ड्राइव किया था, देख लीजिए BP की वैल्यू, ये देखिए, ये देखो कहाँ गया, आगे किया था ना, ये देखिए BP की वैल्यू कितनी थी आपकी, BP स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी आपकी, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर आपको BP चाहिए होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे डेरिवेशन करता हूँ, आपको ज्यादा समझ आएगा। तो मैंने cos थीटा बोला तुम लोगों को, cos थीटा हमने अभी देख के आए कितना था आपका, OB अपॉन BP। OB की वैल्यू कितनी, L, और BP की कितनी है, BP देखो आपको पता है BP स्क्वायर कितना था हमारे पास, BP स्क्वायर था हमारे पास L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो BP कितना हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ किसका, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इस वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है अबव इक्वेशन में, ठीक है। ये इक्वेशन मान लो आपकी कौन सी, थर्ड। तो यूजिंग अबव इक्वेशन इन, एक सेकेंड, ओके, यूजिंग अबव इक्वेशन इन, इक्वेशन कौन सी, थर्ड में। तो देखिए इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी, E इक्वल्स टू 2E cos थीटा था। दिस इंप्लाइज E इक्वल्स टू, यहाँ पे E1 भी था, E1 की वैल्यू क्या थी, KQ अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू कितनी थी आपकी, बताओ मुझे, L अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और स्क्वायर रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पावर 1/2। देखो ये बेस है ना, देखो ध्यान से इस चीज को, ये और ये दोनों इक्वल हैं, देन बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो इसकी पावर कितनी ओवरऑल 1 है। तो आप इसको देखो अच्छे से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, E इक्वल्स टू 2KL, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, देखिए बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो यहाँ क्या आ जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो बेस इसकी कितनी थी 1 और उसकी कितनी थी 1/2। और इस चीज को मुझे फटाफट बताओ, इसको कहीं पे देखा आपने, इसका फटाफट बताओ मुझे, जिसको मैंने मार्क किया, ये क्या चीज है। तो बच्चों का मैसेज आना शुरू हो गया, सभी को पता है ये क्या है आपका। आप बोलोगे सर के पी इक्वल्स टू क्या होता है आपका, बिकॉज पी इक्वल्स टू Q2L के बराबर होता है। देखते हैं कौन किसने, हाँ सभी ने पीपी लिख दिया है, वेरी गुड, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बचा, के पी, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, पावर कितनी 3/2। फिर से कल वाला जैसे काम करेंगे, आपका ये दोनों को R स्क्वायर को और L स्क्वायर को कंपेयर करूं, L स्क्वायर आपका बहुत ज्यादा छोटा है, L स्क्वायर आपका बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए L स्क्वायर को मैं क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। L स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R स्क्वायर,
देयरफॉर आपको जब मैं पीडीएफ पर पेजेस सेंड करूंगा ना, वहां से देख लेना, मैं वहां पे पूरी थ्योरी लिख दूंगा। तो ये कल जैसे मैंने समझाया था, एल स्क्वायर आपका बहुत ज्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू आर स्क्वायर। देयरफॉर आपकी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, पावर कितनी थी 3/2, यही था। दिस इंप्लाइज ई इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। एल स्क्वायर को मैं क्या कर रहा हूँ, नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, पावर कितनी 3/2। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, के पी अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 3/2 है। 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा ई। ई इक्वल टू क्या बचेगा, के पी अपॉन आर क्यू बचेगा। ये बात हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एट पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट। जिस लाइन के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की। वेरी गुड रणदीप, निंदिया, काशवी, सभी ने सही आंसर दिया था, वेरी गुड। तो ये हमारी पूरी टोटल हमारी क्या होगी, डेरिवेशन होगी। यहाँ पे एल स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर स्क्वायर, सो वी नेग्लेक्ट, इसलिए हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया किसको, एल स्क्वायर को, एज कंपेयर टू किसके, आर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, एनीबॉडी हैव एनी डाउट। ई एक्सियल कितना आया था हमारा 2kp अपॉन आर क्यू, और आज हमने किया इक्वेटोरियल वाला, तो कितना आया हमारा kp अपॉन आर क्यू। देखते हैं डाउट किसी की, नो सर, फाइन। तो देखो हमने एक्सियल वाला जब किया था तो हमारे पास ये फार्मूला मिला था हमें, आज इक्वेटोरियल वाला किया तो हमें ये फार्मूला मिला। आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि ए एक्सियल अपॉन ई एक्टोरियल की रेशियो क्या होती है। तो आप एक्सियल की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 2kp अपॉन आर क्यू, और इधर पुट कर दो किसकी, इक्टोरियल वाली, कितनी है kp अपॉन आर क्यू। आर क्यू कैंसिल, केपी कैंसिल, तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्टोरियल का जो रेशियो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। इसको रिवर्स करके भी पूछ सकते हैं, इक्टोरियल ऊपर एक्सियल नीचे, उस केस में क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि ई इक्टोरियल अपॉन ई एक्सियल कितना आ जाएगा आपका 1/2। वैल्यू पुट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। आज का लेक्चर में इतना ही रखूंगा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट ही और शी कैन आस्क। तो हमने ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट